कुमार है ना, बहुत ही घिसा पिटा आइटम है इस समय, बल्कि घिसा पिटा क्या, लूटा पिटा सा समझो आप। बैठा भी ऐसे ही है ये। मैं भी पीछे गया था इसके थोड़ी देर बाद पहले कुमार, तो दो मिले मुझे वहाँ हमारे चौधरी मोदी नगर के आसपास के, कहने लगे जी इस प्रोग्राम की भौं लिकड़ ली। मैं कहा अरे भौं क्या हो? कहने लगा जी हमारे यहाँ लिकड़ा करे भौं। मैं कहा यार भौं क्या हो तुम बताओ? कहने लगे मेरे एक जाट की और एक पंडित की फैगी। मैं कहा उसमें क्या हुआ? कहने लगा जी जाट, कहने लगा पंडित हो तुमने अच्छी लूटपाट मचा रखी, जैसे बैठा ना पंडित और जाट पड़ी रहा अब यहाँ पे तुम्हारे सामने कविता। एक तो मैं तुम्हें बता दूं, ये राजस्थान कह रहा है, मैं बड़ौद के पास क्रिठल का रहने वाला हूँ, तो यहाँ की सारी भाषा को मैं समझ लेता हूँ। बता क्यों ना, थोड़ी देर बाद हरकतों से पता ही चल जाता। नहीं वो मैं तेरा भौं काटूंगा जब पता लगेगा। हालांकि इसकी भी केजरीवाल ये काट रहा, जन केजरीवाल की यो काट रहा, पता नहीं लग पा रहा दोनों का। पर पंडित फंस तो बुरा रहा इस समय। तो चौधरी कहने लगा पंडित तुम्हारा काम बहुत बढ़िया, झोली डंडा टांगो और सारंगी लेके मांगने निकल जाओ। पेमेंट आ गया, ले हाँ ले दे भाई, दे इसने तो दे। एक गोली मंगाई थी, पूरा पैकेट मंगा दिया भाइयों ने। तेरी दवाई आई है सर, बाद में मैं बैठ के लूंगा अभी, कुमार को जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर बाद। मुझे क्या पड़ती, मैं कोई मीटर का हूँ ना, वीर से आप पार्टी का तो है। अच्छा लगा। इस समय तो सारी गोली बंदूक को नहीं चाहिए। बहुत तो थारी लिकड़ी पड़ी इस समय। इनकी हालत खराब चल रही इस समय। इन्होंने ये वैसे बहुत कारीगर आदमी है, मैं सही बता रहा हूँ। वो केजरीवाल ने जब करा ना वो ऑड इवन नंबर, ये नहीं घबराया उससे, ये राजघाट पे खड़ा हो गया बकरी लेकर के। कहने लगा भाई डीटीसी की बस रोक क्या, ये फॉर्चून वॉर्चून जो लेके आया ना तो भाड़े की लेके आ रहा है। तो वहां खड़ा है राजघाट पे बकरी खड़ी लेकर के, और हर बस को हाथ देखना, रुको बकरी चलेगी, रुको बकरी चलेगी। कहला तेरा दिमाग खराब है, यहाँ बस में पैर धरने की जगह नहीं बकरी चलेगी? कहला हाँ बकरी चलेगी, राजघाट से पकड़ी बकरी चलेगी। दिमाग कहने लगा भाई ऐसा है, ये फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं, बकरी नहीं चलने की, इसमें आदमी चलने डीटीसी में। अब तुम समझ रहे हैं आप पार्टी में इसका हालत हुई क्यों है, उसका कारण बता रहा हूं मैं आपको। हिम्मत नहीं हारा, अगला जमा मस्जिद गया, काले रंग का बुर्का लेके आया और बकरी को उड़ा दिया, जैसे किसने केजरीवाल के मफलर बांध दिया, बस ऐसे ही बकरी को बुर्का उड़ा दिया और हर बस को रोक के रुको दादी की तबीयत खराब है चलेगी। कहने लगा दादी की तबीयत खराब है? कहला हाँ दादी की तबीयत खराब है। कंडक्टर को दया आ गई, कहला मैं बैठा दे मेरी सीट पे ही। अब बकरी तो बकरी साहब राजघाट से शांति घाट तक चली होगी, उसने अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करा। कंडक्टर की आंख खुली, कहला धोखा हो गया भाई। लेकिन साहब जो कंडक्टर ने जवाब दिया वो अद्भुत था। वो अगला बात तो बस ताली कुमार के लिए बजेंगी, मेरे लिए तो के बजनी है। कहला कुमार तेरी दादी की रुद्राक्ष की माला टूट गई, ने बीड़ना शुरू कर पहले। तो ऐसा भाई आप पार्टी की जो माला टूट गई है, पहले इन्हें बीड़ना शुरू करो तुम, बाकी बाद में देखी जाएगी। तो झगड़ा ये नहीं है, तो पंडित और जाट की फैजा है केड़ा काम ही। तो आज तो फेरी हम दोनों की, हम दो ही बच्चे हैं, बच्चे अभी क्या है। हाँ भाई। तो पंडित कहने लगा कल तू मांगने को इतना आसान समझ रहा तू? कहला और ला मुझे ला। अब जाट पहली बार ठचा साहब पंडित के चक्कर में, जिंदगी में कभी मांगया हो तो मांगे, नहर पे खड़ा होकर दो चारों से लटके जोर पे जैनियों से खोसा जरूर था, मांगना तो जाट को आता ही नहीं था चौधरी साहब को। पहली बार भगवा वस्त्र पहना दिया, कंधे पे जोड़ी टांग दी, एक सारंगी दे दी और छोड़ दिया मोदी नगर के आसपास कहीं गलियों में। अब चौधरी साहब दिन भर कू करते फिरे, कोई पर्सनैलिटी देख के ही ना देवे। पर्सनैलिटी भी तो भाई ऐसी होनी चाहिए ना, कुमार विश्वास जैसी पतला दुबड़ा सा आदमी हो तो दे भी दे कुछ, फाटे को कौन दे मांगते हुए को। पतला दुबड़ा हो तो वैसे भी आदमी गरीब को दे के भाई सर दे दो, आटा वाटा दे दो। चौधरी साहब को शाम होगी मांगते मांगते, दिन भर सारंगी बजाते भाई चौधरी साहब भी थक लिए। आखिर हर थक करके गांव के बिल्कुल परले तरफ किनारे पे जाके एक गली में बढ़े, और जैसे बढ़ के उन्होंने कू करी, भाई इतनी देर में कुतिया आई भौंकती हुई, भौं 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 भौं। चौधरी साहब का दिमाग खराब, कहना साला इस कुतिया की भी एंट्री होनी थी क्या इसके भीतर? ये पंडित जी ने नहीं बताई। 2 मिनट तो उन्होंने देखा, कू करी। कुमार अब तू देखियो कू होगी कैसे। उधर तो कुतिया भौं भौं, उधर पंडित जी के जगह वो घुसा हुआ जाट भीतर, वो कर रहा कू भौं भौं कू। 3 मिनट तक कंपटीशन हुआ दोनों के बीच में।
3.5 मिनट बाद कुतिया के गले में टॉन्सिल होगी साहब। कितना भौंकती वो, आप देख रहे हैं 1 साल से कोई बोल रहा क्या अब तक? लोग कह रहे केजरीवाल जी कहाँ बोल रहे हैं, बोले कहाँ तक? टॉन्सिल होगी गले के भीतर भाई के, बोले कहाँ? अब 3 मिनट तक कंपटीशन में चौधरी साहब ने यू टर्न मारा कुतिया की तरफ। अब कुतिया बैक गियर में शुरू हो गई। उसने पहली बार कोई पंडित जी उसकी तरफ आता देखा। अब पंडित तो था ही नहीं, भीतर तो चौधरी फंसा हुआ था। वो कौन सा डर रहा था उस कुतिया से? वो उधर कुतिया बैक गियर में, वो भौं भौं कूकू भौं भौं कूकू। हालत ये कर दी कुतिया के पानी के कुंडे में जाकर पड़ गई। चौधरी साहब ना हटे, कू लग रहे थे कूकू, और वह कर रही पड़ी पड़ी भौं भौं, जैसी तुम्हारी हालत कर दी ताली बजवा बजवा करके। इतने थक गए लोग बात कुतिया पानी के कुंडे में। शाम हो गई, पंडित को याद आई, कहने लगा यार उसको चौधरी को ढूंढो, आज पहली बार मांगने भेजा था, ट्रायल लेने भेजा, क्या हालत हुई? देखा चौधरी साहब ऐसे चौतरे पे पलकती मार के बैठे, नीचे पड़ी कुतिया कुंडे में, और सारंगी उसके नाक पे टेक रखी चौधरी ने, और लग रहा कूकू बजाने है, और कुतिया कर रही पड़ी पड़ी जैसे तुम कर रहे जब ऐसी हालत कर दी उन्होंने उसकी। पंडित कहना चौधरी ये क्या कर रहा भाई तू? कहना इसकी सुसरी की भौं काट रहा मैं, बस थोड़ी सी और बची तो ताली बजा दो, नहीं भौं मारी भी निकल ली, और नहीं तो पंडित बैठे ही फिर यो काट देगा मेरे से ना लिखनी तो। भौं बहुत जरूरी है काटनी, ये लिखनी आज काटनी बहुत जरूरी थी। हाँ आधी रहनी है मेरी काटता, फिर भौं बैठा हुआ। लेकिन मेरे बाद कुमार पढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं हटूंगा तो पढ़ेगा, जगह छोड़ूंगा तो। लेकिन सीमित समय में हमें कवि समय को समाप्त करना है, इसके बाद में कुमार को पढ़ना है। छोटा सा एक काव्य पाठ मैं भी किए देता हूँ। मोनिका ने बड़ी श्रृंगार की कविताएं पढ़ी हैं, मैंने तो ये सब बचपन से अब तक लोरियों में तलवारों की खनखनाहटें सुनी हैं, तो ये व्यवहार में भी नहीं है। न मेरठ में ये सब कुछ हुआ, न राजस्थान में हुआ, दोनों ही जगह गीत की जगह, लोरियों की जगह मैंने तलवारों की खनखनाहटें सुनी हैं। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, मैं शुरू हो रहा हूं जिस काम के लिए विनीत चांद जाना जाता है। मोनिका मोबाइल थोड़ी देर बंद कर दे, उसमें तेरी फोटो के अलावा और है भी किसकी, और जिससे मैं जो तेरे को भेज रहा होगा वो कौन सा ढंग का आदमी होगा। अगर पौरुष महकती शाम, हम क्यों नहीं लिख पाए ये सब कुछ? 2 लाइन सुन लीजिएगा, 2 लाइन मुझे बता दीजिएगा मैं कैसा पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, मीडिया के सामने मुझे बोलने की हिम्मत दीजिएगा। यदि मैं राजस्थान से और मेरी जन्मभूमि यदि बड़ौत है तो मेरे कहने का तेवर क्या होना चाहिए, आपका सुनने का सलीका क्या होना चाहिए। विनीत चांद शुरू कर रहा है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाए तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा, तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा, तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ है, मुझे पता नहीं आपके कितने लोगों के मोबाइल तक वो आया है। कश्मीर में हमारे कुछ बेटे, हमारे कुछ सैनिक बैरकों में वापस लौट रहे हैं। उनके गालों पर वहां के कुछ बदतमीज लड़के तमाचे मार रहे हैं। उनके कंधों पर राइफलें टंगी हुई हैं सर, उसके बावजूद वो बोल नहीं रहे हैं कुछ। उनके हेलमेट ठोकर खा रहे हैं उनके पैरों के बीच में। और हमने दिल्ली से पूछा कि ये क्या हो रहा है, कहले ये इनके धैर्य की परीक्षा है। माफ करें साहब, ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है सेना के। ये 70 साल में जो राजनीति ने कायरता के बीज बो दिए हैं कश्मीर में, वो हमारी सेना को गालों पर तमाचे के रूप में भोगने पड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है कश्मीर में। 2 लाइन सुन लीजिए, हमारे बड़े कवि हरिओम पंवार जी आपके बीच आते रहे होंगे, मैं 2 लाइन उनकी कोट कर रहा हूं। वो सो रहे हो मेरठ में, तो एक बार उनकी नींद में खलल पड़ जाए, मैं उन्हें याद कर रहा हूं। कैसा लगा होगा जिस दिन हमारे सैनिकों के गालों पर तमाचे लगे होंगे। यदि ये गुस्सा आपके हाथों तक चला है तो उसे तालियों में तब्दील कीजिएगा। कि किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। विनीत चांद शुरू हो रहा है तो मुझे एक बार खाली कुर्सी से ताली बजवानी है, ये कुमार ने दायित्व मुझे सौंपा है, तो मैं कोशिश करता हूं कि किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। शेरों की गर्दन, मुझे थोड़ा सा और साथ चाहिए आपका, थोड़ा तालियां कमजोर मत कीजिएगा। शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। तो पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से। मैं एक भी लाइन गलत बोलूं तो अपना हाथ खड़ा करना कि तुम झूठ बोल रहे हो, और सच बोलूं तो अपनी तालियां उधार मत रखना। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। बहुत हो चुका मोदी जी। ये हिम्मत अभी केवल विनीत चौहान के इस देश में कहने की जो मैं बोलने
जा रहा हूं। मैंने 16 बार कुमार ने मेरे साथ, हम दोनों ने मोदी जी के सामने 16 बार कविताएं पढ़ी हैं। मेरी पहली किताब का विमोचन मोदी जी ने किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है मैं उनके चरण चुम्बन की भाषाएं पढ़ना शुरू कर दूं। मैं जो लाइन पढ़ने जा रहा हूं, मुझे कहने का हक दीजिए। इस देश में ये भाषा बोलने की जरूरत आ पड़ी है। हमारे कर्नलों की कॉलरें पकड़ ली गई सर कश्मीर में। छोटे छोटे बच्चे उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। हमारे पुलिस की एक जिप्सी चली आए तो भीड़ तितर बितर हो जाती है। और बख्तरबंद गाड़ियों पर सेना के बच्चे पत्थर फेंकेंगे और हमारे प्रधान कुछ न बोलेंगे तो मुझे कहने का सलीका दीजिए और आपके हाथों में हिम्मत दीजिएगा। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को भी, कितने लोग मेरे साथ हैं मुझे बता देंगे, अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। ये धैर्य की परीक्षा है नहीं सर, आने वाले तूफान की सूचना है जो आप कर रहे हैं हमारी सेना के साथ। मैं एक बहुत स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं। मुझे भ्रम है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी कौम के सामने कविता पढ़ रहा हूं। शायद हिंदुस्तान की सबसे पढ़ी लिखी कौम के सामने विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। यदि मेरा भ्रम हो तो इसे बनाए रखिएगा। मैं धीरे से आपकी और अपनी दोनों की परीक्षा ले रहा हूं। इतना खून नहीं छिड़को, कितने लोग समझेंगे मैं बोल तो रहा हूं, कितना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। और सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर भौंकें और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपें। तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी। और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। अजीब देश है ये। नए नए मुहावरे गढ़ लिए इस मुल्क ने, नई नई भाषाएं गढ़ ली। असहिष्णुता बढ़ रही है इस देश के अंदर, असहिष्णुता बढ़ रही है। अल्पसंख्यकों के नाम पर इस देश में क्या क्या उपलब्धियां ना हुई। और ये अल्पसंख्यक कौम थी तो मेरे सामने बैठी है, देश की सबसे समृद्ध कौम है। इसने कभी भीख की तरह हाथ ना फैलाए कभी सरकारों के सामने। सरकारें खुद इनके दरवाजों पर आकर खड़ी हो गई कि हमें तुम्हारा सहयोग चाहिए। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के नाम पर लोगों ने क्या क्या नहीं कर दिया सर। माफ करें मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, कितने लोग समझेंगे मुझे पता नहीं। मैं बिना नाम लिए हुए एक वाक्य बोल रहा हूं। हिंदुस्तान नया शब्द है, असहिष्णुता बढ़ रही है। असहिष्णुता, इंटॉलरेंस बढ़ रही है। साले अंग्रेजी में शब्द भी ऐसे ढूंढ के लाएं कि मुंह को लकवा मारने का डर लगता है। इंटॉलरेंस बढ़ रही है। कि हमने और तुमने नहीं बोला सर। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर मेरे आपकी दोनों की परीक्षा है, पता नहीं कितने लोग समझे मैं इशारा कर रहा हूं बिना नाम लिए हुए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी के ऊपर कोई आदमी 11 साल तक बैठता है सर। 11 साल बाद रिटायरमेंट के समय बोलता है मुझे और मेरी कौम को इस मुल्क में डर लगने लगा है। आदरणीय हामिद अंसारी जी, आपको 11 साल तक उपराष्ट्रपति की कुर्सी में कांटे नहीं चुभे? 11 साल बाद आप और आपके दो फड़े फिल्म स्टार, आपके दो चेले बंबई में बोलते हैं। मैं दोनों फिल्म स्टारों का जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूं, वरना उनका कद बड़ा हो जाएगा, मेरी कविता का कद छोटा हो जाएगा। 5 स्टार होटलों की 29वीं मंजिल पर दारू की बोतलें हाथ में लेकर अपनी महबूबा की गोद में बालों में उंगलियां फिराते हुए कहते हैं डार्लिंग डर लगता है इस देश में, दम घुटता है। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, या तो आपकी ताली उठे, नहीं उठे तो पूरे पांडाल में एक बार आपकी सर्वाधिक ताली में गूंजते देखना चाहता हूं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं क्या 36 फुट बर्फ के नीचे उस सैनिक का दम नहीं घुटा होगा जो 6 दिन तक तुम्हारे लिए तिरंगा लेकर के जिंदा रहा इस देश में? वो वीर हनुमान थप्पा दुनिया के लिए उदाहरण बन गया। वो हनुमान थप्पा -35 डिग्री में 36 फुट बर्फ के नीचे 6 दिन तक जिंदा रहा सर। उसे कभी नहीं कहा मेरा दम घुट रहा है बर्फ के नीचे, मैं मरना चाहता हूं। उसे एक ही बात कही, मैं इस देश और तिरंगे के लिए जीना चाहता हूं। 6 दिन तक जिंदा रहा। दुनिया का विज्ञान रिसर्च कर रहा है आखिर कोई सैनिक 6 दिन तक भूख प्यास को लिए हुए आखिर जीवित कैसे रह सकता है। और विनीत चौहान केवल एक रिसर्च कर रहा है। 12 घंटे के लिए उसे दिल्ली मिलिट्री हॉस्पिटल लाया गया सर। उसने 12 घंटे में डॉक्टरों की देखभाल के बावजूद दम तोड़ दिया। मैं आज तक सोच रहा हूं जो बेटा 6 दिन तक न मरा हो बर्फ के नीचे, वो 12 घंटे में दम कैसे तोड़ सकता है? मेरे कहने की हिम्मत को दाद देना, मैंने कारण खोजा वो बेटा मरा क्यों होगा। ठीक उसी समय कश्मीर में कुछ निकम्मे लोग तिरंगा झंडा जला रहे थे।
बहुत दूर नहीं है दिल्ली, घटनाएं आपसे अपरिचित भी नहीं है सर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर लोग नारे लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये उन अल्पसंख्यकों की स्थिति है। मुझे नहीं पता मेरा गुस्से को कितने लोग समझेंगे। 11 रुपए की भोजन की थाली हमारे इनकम टैक्स से काट करके उन्हें खिला दी जाती है, उसके बावजूद आस्तीन के सांपों का यह परिणाम इस मुल्क में मिलता है। और नारे लगा दिए जाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। निकम्मो यदि घर घर से अफजल निकलेगा तो क्या घर घर से भगत सिंह पैदा नहीं हो जाएंगे उस दिन इस देश के अंदर? केवल अफजल पैदा होंगे इस देश के अंदर। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा। राजेश जैन चेतन जी मेरे पुराने साथी बैठे, मेरे रस के बड़े कवि हैं। ये 2 लाइन मैं उन्हें सौंपता हूं आज की शाम। उस सैनिक को लिखने के लिए, सौंपने के लिए मेरे पास इससे अच्छी लाइन नहीं है, मैं आपके बलबूते पर सौंप रहा हूं। वो बर्फ क्यों मरा होगा वो बेटा, वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा। सितारा टूटकर अंबर में कब का खो गया होगा। वो जीना चाहता होगा अभी भी देश की खातिर, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा। हमारे सैनिकों के साथ अजीब अजीब व्यवहार किए जाने लगे। अजीब देश है ये। हमारे सैनिकों के सर कट जाए, बड़ी बहादुरी से लड़े हमारे बेटे। क्या परिभाषा है इस देश में? मरना त्योहार हो गया, मारना क्यों नहीं हो सकता? हमारे बेटों के सीने पर छलनियां हो जाए, गोलियां, हमारी वर्दियां खून से नहा जाएं, शहीद हो गए बेटे, उन्हें क्या करतब दिखाया है। पहली बार हिंदुस्तान के रणबांकुरे, मैं हिम्मत से बोल रहा हूं, हिम्मत से सुनिएगा, पहली बार हिंदुस्तान के रणबांकुरे पड़ोसी मुल्क में 38 किलोमीटर तक भीतर घुस गए और 40 भेड़ियों के सिर काट के भारत मां के चरणों में चढ़ा दिए। तो दिल्ली से आवाजें उठने लगी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, क्या इसके प्रमाण दो। मध्य प्रदेश से आवाज उठी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इसका प्रमाण दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो। मैं बहुत धीरे पढ़ूंगा, आपकी तालियां तेज होनी चाहिए, मैं बोल क्या रहा हूं। प्रूफ दो, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है क्या नहीं हुई है। आदरणीय फर्जीवाल जी और दिग्विजय सिंह जी, हमने आपके पिताजी के डीएनए के प्रमाण पत्र आज तक नहीं पूछे आपसे। मेरा दोस्त है कैप्टन जगविंदर सिंह, उसे कहा विनीत दुख होता है जब हमसे प्रमाण मांगे जाते हैं, हम तो 6-6 दिन तक भूखे लड़ते हैं। मैंने कहा जगविंदर, मेरे खुद के घर के 2 बेटे सेना में हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम भूखे नहीं लड़ते हो। सेना को 7 दिन की गोला बारूद और 7 दिन की रोटियां एक साथ दे दी जाती है चढ़ाई पर, करगिल पर जाने से पहले, फिर भूखे कैसे लड़ते हो। जगविंदर ने जो बात कही, मेरे रोंगटे खड़े उस दृष्टांत को बताते समय। उसने कहा विनीत ये बात सही है कि हमें 7 दिन का भोजन और 7 दिन की गोलियां एक साथ दी जाती हैं। जैन समाज के लोगों, देश की सेना कैसे लड़ रही है, मैं ध्यान चाहता हूं आपका। ये बात सही है कि हमें 7 दिन का रोटियां और 7 दिन की गोलियां एक साथ दी जाती हैं, लेकिन हम रोटियां केवल 3 दिन की लेकर जाते हैं, इसलिए कि ताकि गोलियां कम न पड़ जाएं, भले ही रोटियां कम पड़ जाएं सरहदों पर। उस सेना से प्रमाण मांगे गए इस मुल्क के अंदर। उसने रोते हुए एक शेर लिखा जो वायरल हुआ पिछले दिनों। एक सैनिक अपने आंसुओं को घोलकर, और इससे ज्यादा क्या लिखता, उसने लिखा मेरे पैर के छालो लहू लो। संवेदना के सबसे बड़े पुजारियों के समक्ष में खड़ा हूं, संवेदना के सबसे बड़े पुजारी के मंच पर खड़ा हूं मैंने सुना है महावीर स्वामी जब अपना अधोवस्त्र, अपना एक अंगवस्त्र लेकर के जा रहे थे जंगल से, एक कांटे में उलझ गया उनका वो अपना अंगवस्त्र, बस उसी क्षण वस्त्र त्याग दिया उन्होंने। कहला इस पुष्प को, इस कांटे को दर्द ना हो जाए। संवेदनाओं के इतने बड़े पुजारियों के बीच मैं एक सैनिक की संवेदना पढ़ रहा हूं। सुनिएगा जरा कहां से शुरू होता है। मेरे पैर के छालो लहू लो। मैं ध्यान चाहता हूं सुदीप आपका, क्या करता सैनिक, इससे ज्यादा क्या बोलता सर। मेरे लोग प्रूफ मांग रहे थे उससे, मेरे पैर के छालो लहू लो। कुछ सरफिरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे, कुछ सरफिरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे। हमारी सेना के साथ जितनी बदतमीजियां इस मुल्क में हुई हैं, मुझे नहीं लगता किसी अन्य मुल्क में सेना के साथ ये सलूक किए जाते हों। पड़ोसी मुल्कों तक हमारे भेद पहुंच गए। वहां के छोटे छोटे बच्चे हमसे कहने लग गए हमें इंच इंच कश्मीर चाहिए, इंच इंच कश्मीर चाहिए। मैंने इससे पूछा, हरियाणवी हमारा अनिल भाई से, यार ये कौन बोला। कहला भाई पाकिस्तान में एक बिलावल भुट्टो नाम का प्राणी है, उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। जैसे अपने यहाँ एक पप्पू है, ऐसे उसके यहाँ है, जानबूझ के नहीं बोल रहा है, वरना इस नाम के ऊपर आजकल प्रतिबंध लगा दिया गया है, वरना आप समझ नहीं जाओगे मैं राहुल जी के बारे में ऐसा वैसा कुछ कह रहा था। कहले उनको सीरियसली नहीं लेते। मैंने कहा बिलावल भुट्टो, तेरी मम्मी ने कश्मीर मांगा था, वो अल्लाह ताला के पास है।
तेरे नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने कश्मीर मांगा था, वो खुदा के पैर दबा रहा है। बच्चे तेने भी कश्मीर मांगा है, मैं तेरी लंबी उम्र की दुआ कर रहा हूं। मैंने 2 लाइन लिखी है, सुनेगा कि लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। मुझे आपकी खामोशी खल रही है, मैं इतनी कमजोर तालीम में कभी पढ़ा नहीं मैं, लेकिन कोशिश तो कर रहा हूं कि लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। एक सबक सिखलाया था पहले भी इसके बापों को। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे। मेरे प्रेस के लोग बैठे हैं, ये 2 लाइन कल अखबारों की हेडलाइन होंगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे। इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, मैं इतिहास पढ़ रहा हूं आपकी पीढ़ियों का, तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल हिंदुस्तान की सेना के नाम दर्ज है गिनीज बुक के अंदर। किसी कंट्री के पास 94,000 सैनिकों विद वेपन हो और भारत के एक जनरल अरोड़ा के पैरों की जूतियां चाटना शुरू कर दे, ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास में है। और वो कहता है मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए, कि तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। कहां बैठे हैं देशभक्त लोग, मैं इन 2 लाइनों में देखना चाहता हूं। लोग कहते हैं वीरस के कवि हैं, तोप तलवार गोली से नीचे बात नहीं करते। मैंने केवल कुमार की भाषा का उपयोग किया, मैंने कोई तीर तलवार का नाम नहीं लिया। बिलावल भुट्टो की प्रेमिका का नाम भर लिया है, और बिलावल भुट्टो इस समय सो रहा हो, जग न जाए तो मेरा नाम बदल देना। अगली बार मैं धीरे से बोल रहा हूं, कश्मीर देश का मस्तक है। मैं बिलावल से कह रहा हूं आपके सरबर्तन के आड़ पर, कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो, सो माफ तुम्हें कर देते हैं। तुम चचा जान के पोते हो, सो माफ तुम्हें कर देते हैं। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, वरना जिस दिन हम चाहेंगे, ये गर्व गुमान नहीं होगा। अंतिम 2 लाइन सुन लीजिएगा। अभी मैं लद्दाख गया था, सौभाग्य से भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के हिंदी सलाहकार का दायित्व मेरे पास है। तो सरकार ने कहा सैनिक हैं वहां पर लद्दाख में, उनके बीच कुछ कविताएं सुनाइएगा। मैं भी पिछले महीने गया तो उस समय भी वहां पर -18 डिग्री टेम्परेचर था। सारे सैनिक बंदूक पकड़ करके ऐसे कविताएं सुन रहे थे, उस पर बर्फ जमी हुई थी। मैंने जैसी ये 2 लाइन पढ़ी हैं, उन्होंने बंदूक इतनी ताकत से भींची कि वो बर्फ पिघल करके पानी में तब्दील हो चुकी थी। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तालियों की गर्माहट उन बेटों तक पहुंचे जो हमारी सुरक्षा में इस समय सरहदों पर खड़े हैं। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, मेरे साथ हो जाइए एक बार, आपकी एक एक श्रोता की मैं हाथ खड़े करके ताली देखना चाहूंगा। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, ये गर्व गुमान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया, ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया, ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया, ये पाकिस्तान नहीं होगा। मैं जब भी ऐसी कविताएं सुनाता हूं, ये कुमार मेरा बड़ा पुराना जघन्य किस्म का दोस्त है। ये मेरे से एक ही बात कहता है, विनीत क्या कविता लिखता है तू, इन्हें दूर दूर क्यों नहीं सुनाता। अरे मन का यार, कल मैं नागपुर था, आज यहाँ सुना रहा हूँ। कल मुझे चेन्नई जाना ही है, सुदीप को तो मालूम, मैं कई बार गया हूँ मैं वहाँ पे, कितनी दूर दूर जाऊँ मैं। अगले ने धीरे से एक बात और कह दी, बस ऐसी बात इसने अरविंद केजरीवाल को कही होगी जो इस हाल पे बैठा है। मैंने कहा मैं भाई कितनी दूर दूर, अगली बात समझ में आ जाए तो ताली कुमार के लिए उठाना, मेरे लिए तो क्या उठाना, चाहे मत उठाना, अब इसको जरूरत पड़ रही है तालियों की। मैं कितनी दूर जाऊं, कहने लगा भाई इन कविताओं को तू पाकिस्तान जाके सुना के आ। अब तो आप समझ गए, ऐसे दोस्त के रहते मेरे को दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ी कभी जिंदगी में। मैंने कहा कुमार यार तू मुझे निपटाना चाहता है कि पाकिस्तान को निपटाना चाहता है। कहला मैं निपटाना तो तेरे को ही चाहता था, लेकिन वीरस के कवि थोड़े कम बचे हैं देश में, मैंने सोचा एक आध बचा रह जाए। मैंने फोन लगाया अनिल को, मैं कहा अनिल तेरा एक कवि कम होने वाला है, देख ये मरवा के छोड़ेगा। कह रहा भाई साहब ऐसे घड़े निपटाए अपन ने, आप तो बहाना लगा दो। मैंने बहाना लगाया, मैं कुमार देख पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, किराया बहुत लगेगा। मैंने अंतिम हथियार छोड़े, मैं कहा पंडित आदमी है, किराया का नाम लेते हथियार डाल देगा। लेकिन अगला तो ज्ञानी पुरुष, धीरे से एक बात और कह दी, समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा आपको, कैसा ज्ञानी पुरुष मेरी बगल में बैठा है। मैं किराया बहुत लगता है। कहला किराए की चिंता मत करना विनीत चौहान, एक तरफ का जाने का किराया मैं दूंगा।
समझ में आ गई कि दोबारा बताऊं? मन का भाई आने का, कहला वो ना लगे तेरा इन लक्षणों से, तेरी मूर्ति लगेगी लाहौर के अंदर। लेकिन सर जिंदगी ने वो मौका मुझे दिया। एक कवि सम्मेलन हुआ बाघा बॉर्डर पर, मेरे कुछ मित्रों की फरमाइश है, उसे कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, कुमार को बुलाता हूं। बाघा बॉर्डर वो जहां से भारत और पाकिस्तान की सीमाएं अलग होती हैं, जहां से अमृतसर समाप्त होता है, लाहौर शुरू हो जाता है। 5 कवि हिंदुस्तान के छांटे गए कर्नल वीपी सिंह जी के नेतृत्व में। आपको खुशी होगी ये जानकर कि उसमें एक कवि आपका विनीत चौहान भी था, जिसने बाघा बॉर्डर पर अपनी कविताएं सुनाई। उस गेट के सामने हम जैसे बैठे तो जो कविता मेरे मन में उपजी, साइन मैंने किसी और पे किए थे, उस न्यूज चैनल को मालूम है आज तक कि ये प्रतिबंध पहली बार टूटा है, वरना चैनल वाले साइन करा लेते हैं, आप कविता कौन सी पढ़ोगे। मैंने पहली बार साइन तो सैनिक की चिट्ठी पर करे, आज भी जाकर कोई न्यूज नेशन के कैमरे पे जा सकता है, लेकिन मैंने पढ़ा क्या बस उसको समझ लीजिएगा। मैं जैसे ही वहां चेयर पे बैठा, मुझे लगा विनीत चौहान 30 साल हो गए तुझे चिल्लाते हुए, आज वो दिन आ गया कि उनकी सेना सामने खड़ी है। आज भी यदि तैने वो कविताएं यहां नहीं सुनाई तो कुछ भी हो सकता है, हिंदुस्तान का एक ईमानदार बेटा तो नहीं हो सकता। सर मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। एक 3 मिनट की कविता सुन लीजिएगा, बस उसके बाद मैं झंडी हरी करता हूं। इस कविता को ध्यान से सुने कि आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से। मेरा पहला सवाल पाकिस्तान से नहीं है सर, मेरा पहला सवाल हिंदुस्तान के रहनुमाओं से है। आखिर तुम्हारे रहते, हमारी सेना और पुलिस के रहते, ये टेररिस्ट यहां तक पहुंचते कैसे हैं? हमारे 18-18 बेटों की शवों के तिरंगे में लिपट के आ जाते हैं और हमारी नींद नहीं टूटती। हम कहते हैं कठोर कदम उठाए जाएंगे, सरकार उठाएगी। शरद जोशी बहुत अच्छा लिखते हैं, सरकार कठोर ही कदम उठाती है, सरदार ठोस ही कदम उठाती है, लेकिन कदम इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते हैं। आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से, मेरा सवाल शुरू होता है यहां से कि आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। अगर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मान रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे, इस शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते। ये लाइन YouTube पे देखना आप, मुझे 3-4 कैमरे रिकॉर्ड रख कर हैं और ये कविता मेरी ऑलरेडी YouTube पर पड़ी हुई है। मैं एक भी शब्द इधर से उधर बोलूं तो मेरा नाम लेके थूक देना कि तुम यहां क्या पढ़ रहे हो, और जो पाकिस्तान की सेना सामने देखी तुम्हारी बोलती बंद कैसे हो गई। मैं जो यहां पढ़ रहा हूं ठीक वही वहां मैंने पढ़ा है। मैंने बहुत पहले बचपन में कभी अंबर जी को सुना था तो सीने पर एक लाइन लिख ली थी, या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। कोई जरूरी नहीं है कि बिजनेस बनाया जाए। मैं दिनकर की वंशावली का सबसे छोटा बेटा, उम्मीद करता हूं अगर हम ही इनकी लाशों को, आप कल YouTube पे देखना, जैसे मैंने 2 लाइन पढ़ी, कर्नल ने 2 सैनिक गन लेके मेरे पीछे दौड़ाए। कहना यार शांति के लिए कवि बुलाए थे, क्रांति के लक्षण शुरू हो गए। जो लड़ाई साला 3 साल बाद होनी थी वो आज होके रहेगी। डरे हुए लोग ताली ना बजाएं, तबीयत से जो मर्द बैठे हैं मुझे उनकी तालियों की अपेक्षा जरूर रहेगी। अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो, इन आतंकी अड्डों पर बस। कैसी बौछार सर, किसकी बौछार? हमारे पुलिस का एक जवान गन लेकर के जाता है, मेरे पुलिस के कुछ जवान यहां बैठे, हमारे बहुत से हास्य रस के कवि पुलिस पर हास्य व्यंग की कविताएं कहते, चुटकुले सुनाते हैं। मैं कई बार इन लोगों से कहता हूं ये पुलिस हमने कोई पाकिस्तान से नहीं बुलाई है, ये हमारे और तुम्हारे घरों के किसानों के बेटे हैं, जिन्होंने बंदूक थाम के देश की सुरक्षा में या तो यहां खड़ा कर दिया है या सरहदों पर तैनात कर दिया है। मैं इनके समर्थन में एक बात करना चाहता हूं, हमारे पुलिस का एक जवान आतंकवादियों की तरफ गन लेकर के जाता है तो जीन्स पे कुर्ते डाल के लोग मोमबत्ती लेके आ जाते हैं, जंतर मंतर पे प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, ये फूफा जी है, नाश्ता करने पाकिस्तान से आए हिंदुस्तान में। ये मानव अधिकार के कार्यकर्ता सर किस दिन राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोहियों में अंतर करना सीखेंगे? हिंदुस्तान के 14 बड़े IPS ऑफिसर जेल के सीखचों में पड़े हैं जिस समय विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है।
मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी ने ढंग से न सुनी हो। मैंने 14 कांस्टेबल नहीं बोला है, मैं 14 आईपीएस ऑफिसर बोल रहा हूं। मैंने पूछा क्यों जेलों में डाला? कह लगे इन्होंने कुछ आतंकवादियों को गोली मार दी थी। मैंने कहा उन्हें हलवा खिलाते, जिनके कंधों के स्टार बढ़ने चाहिए थे उन्हें हमने जेलों में सड़ा दिया, और जिन आतंकवादियों पर 65 रुपए की गोली खर्च करनी थी उसे मुल्क बिरयानी और मुर्गे परोस रहा है जेलों में। तो आतंकवाद इस मुल्क में नहीं बढ़ेगा तो क्या पाकिस्तान में बढ़ेगा, इस देश में? ये फैसला हो क्या रहा है इस देश के अंदर? हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। आपकी कमजोर तालियों के बीच विनीत चौहान अपनी अंतिम बात कह रहा है, हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी। क्या बुद्धिजीवी है इस देश में सर? मुझे बोलते शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी। रात्रि के 2:30 बजे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल दिया 350 बुद्धिजीवियों ने। कैसे बुद्धिजीवी थे वो? बड़े फिल्म पुरस्कार विजेता थे, पद्म विभूषण प्राप्त लोग थे, डॉक्टर, वकील, बड़े टेलीविजन के बड़े प्रेस रिपोर्टर थे वो। हमारी तरह तुम्हारी तरह छोटे लोग नहीं थे। मैंने पूछा क्यों खोला सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा? क्या कोई साधु संत पर अत्याचार हो रहा है क्या? याद रखना 70 साल में सुप्रीम कोर्ट रात को कभी नहीं खुला सर। पहली बार हिंदुस्तान के 350 तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों ने दरवाजा खुलवाया। मैंने पूछा क्यों? क्या लगा इस याकूब मेमन आतंकवादी को फांसी मत लटकाओ, इसके बच्चे छोटे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, या तो ताली बजाना मत। राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल एमएससी में मेरे हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 अंक लेने की आदत है। या तो आपकी 100% तालियां उठे या फिर 100% हूटिंग कर देना। मुझे अच्छा लगेगा कि कहीं एक तरफ तो आप लोग खड़े थे कम से कम। हिंदुस्तान में इतने बुद्धिजीवियों से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, इस याकूब मेमन को फांसी मत लटकाओ, इस आतंकवादियों के बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता की चिता को सैल्यूट करते हुए उसे आग दे रही थी? तुम्हें शर्म नहीं आती? किसके समर्थन में खड़े हो जाते हो? शहीदों के बच्चे बच्चे नजर नहीं आते, आतंकवादियों के बच्चे बच्चे नजर आते हैं। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो, नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं कसम देता हूं केवल वो ताली बजाएंगे जो मेरे कानून से सहमत हो। नहीं सहमत हो आप खामोश रहिएगा। मैं 14 दिन के लिए इंग्लैंड गया था भारत सरकार की तरफ से। मैंने लंदन में, बेलफास्ट में, स्कॉटलैंड में एक ही बात बोलिए, पूरी दुनिया में भी इस कानून को गाने वाला विनीत चौहान अकेला भी बचा तो मैं अकेला गाऊंगा। लेकिन जितने देशभक्त मेरे सामने बैठे, भले ही आप मुट्ठी भर हैं, यदि आप भी मेरे साथ हो गए, मैं दावा करता हूं आतंकवाद 1 साल में दम तोड़ देगा। मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, आपकी तालियों से मुझे सूचना दीजिएगा। कल जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ूं हैदराबाद के लिए तो आपकी तालियां विमान में मेरा पीछा करें। मैं उम्मीद करूंगा ये तालियां मेरे जाने के लिए हो और कुमार के आगमन के लिए हो। मैं उम्मीद करूंगा। उठो, नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं मंच का भी ध्यान चाहता हूं, आप सबका हाथ खड़े करके तालियों से मुझे विदा कीजिएगा। मैं एक अच्छी कविता से विदा होना चाहता हूं। उठो, नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो, नया कानून।